और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 20 विधायकों के टिकट काटे हैं। 21 नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। 2 फेज के लिए 107 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दिया। इस लिस्ट का सभी को इंतजार था। 107 में से 63 एमएलए को फिर से टिकट दिया गया है। 2 फेज में 83 एमएलए थे, 20 का टिकट काटा गया। 21 नए लोगों को यहां पर मौका मिला है। किसको कहां से टिकट मिला, ये लगातार न्यूज़ 18 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं कि आखिर आपके यहां की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में और दूसरे फेज में किसको प्रत्याशी बनाया है। ये लगातार नाम न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। किस कास्ट के कितने लोगों को मौका दिया गया है, यह भी जानकारी हम लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 107 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य ताल ठोकेंगे। तो ये 2 सीटें और हैं जिनका ऐलान यहां पर किया गया है। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में चर्चाएं थी कि वो अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर सभी खबरों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम गोरखपुर शहर की सीट से सामने रखा गया है। कौशाम्बी की सिराथू जो सीट है प्रयागराज की, वहां से आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य वहां से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर गृह जिला, गोरक्षपीठ, कई ऐसे मैसेज हैं जो समूचे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के 10 से 11 जनपदों में जाते हैं, जिसका संदेश जाएगा और 2024 में उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा अगर मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल जो गोरखपुर क्षेत्र के जिले हैं, उसके साथ साथ अवध के जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जैसे जो जिले हैं वहां पे भी फायदा मिलेगा। क्योंकि गोरक्षपीठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पीठ है वो गोरखपुर में मौजूद है। तो वहीं बलरामपुर जिले में जो मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है वो भी गोरक्षपीठ से ही जुड़ा हुआ मंदिर है। तो उन सारे क्षेत्रों में भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि पूर्वांचल की जो गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के साथ साथ अवध क्षेत्र की जो फैजाबाद, अंबेडकर नगर से लेकर श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा जैसे जो जिले हैं, इन सारे जिलों में करीब 125 सीटों पे एक तरफा प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि अयोध्या से चुनाव न लड़ने का कोई विशेष फर्क इस कारण नहीं पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ का और अयोध्या का जो है सदियों से पुराना नाता है, और जो पिछली 3 पीढ़ियां हैं गोरक्षपीठ की, उनका तो बेहद ही क्लोज संबंध वहां पे रहा है। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज जी हो या महंत अवैधनाथ जी या मौजूदा आपके साथ तमाम लोग हैं। रामगोपाल, उनसे बातचीत कीजिए जरा। कितनी बड़ी खबर इसे मानते हैं आज उत्तर प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले से प्रत्याशी होंगे। पार्टी आलाकमान ने इस पर मोहर लगाई है। बिल्कुल, यहां पे जो है अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही सदर सांसद रवि किशन से बात हुई है। एक बार अभी मैं फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा उनसे कि जो है वो क्या, उन्होंने अभी कहा कि यहां पे बम्पर जीत होगी, एक तरफा जीत होगी। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे पहले बात कर लेता हूं। भाई साहब, क्या स्थिति है? महाराज जी गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं। बताया तो गोरखपुर वालों के लिए आज उत्सव, त्योहार का दिन है, और जिस तरह से एक तरफा चुनाव होना है, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट जो होगा वो गोरखपुर का होगा। ये मैंने कहा ऐतिहासिक होगा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। बम्पर वोटों से महाराज जी की विजय होगी। कितना तैयार हैं आप लोग? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2022 में फिर कमल खिलाएंगे, महाराज जी को जिताएंगे। क्यों भाई? कितने तैयार? पूछिए काहे अयोध्या नाबा 300 प्लस पे, रवि किशन 300 प्लस में। रामगोपाल काहे अयोध्या नाबा और काहे गोरखपुर बा? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लाइव कवर कर रहे हैं गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती। आज खिचड़ी का मौका था और आज महाराज जी को महादेव ने साक्षात एक प्रसाद दिया। महाराज जी ने जिसको अपने खून पसीने से गोरखपुर को सींचा, उसी में उनको आज वापस से सेवा करने का मौका मिल रहा है और गोरखपुर की जनता धन्य हो गई। हम तो बस यही निवेदन करेंगे महाराज जी पर्चा भर के, और किए भी उनसे मंदिर में कि महाराज जी पर्चा भर के आप चले जाइएगा, बाकी हम कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिएगा। हम लोग अपना जान लगा देंगे, एक एक
आदमी घर से निकलेगा, एक एक बच्चा घर से निकलेगा, महाराज जी को वोट देगा। अनुपम, आपको बता दें, जब पार्टी ने महाराज जी को, मतलब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से प्रत्याशी घोषित किया था, तो उस वक्त रवि किशन जी उनके साथ ही मौजूद थे। क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? वो मुस्कुराए और हमने हर हर महादेव का नारा घोष किया और बस वो मुस्कुराए। और थोड़ी देर में अब बीआरडी कॉलेज में अभी कोविड सेक्शन को इंस्पेक्ट करने भी यहाँ आ रहे हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। गोपाल, पूछिए रवि किशन जी से, अगर अयोध्या से लड़ते तो क्या और मैसेज जाता, कुछ और मैसेज जाता? किया, उसका सम्मान किया। ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो आदेश करता है, संगठन ने आदेश किया उनको गोरखपुर सदर से लड़ना, तो महाराज जी ने उसको भी प्रणाम करके स्वीकार किया। हमारा स्टूडियो जानना चाह रहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते तो क्या उसका अलग मैसेज जाता? देखिए, अगर अयोध्या से जहां से भी लड़ जाते, महाराज जी की ऐसी इमेज है कि दूसरे भी हम प्रांत में जाते हैं, हम साउथ में जाते हैं, सब बोलते हैं हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। पूरा देश चाहता है कि उनको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए महाराज जी। वो जहां से भी लड़ते हैं उनकी ऐतिहासिक जीत, तो उनकी छवि ऐसी है, उनकी ईमानदार छवि है, उनकी कर्मठ वाली छवि है, उनकी प्रभु राम वाली है, उनकी सनातनी धर्म वाली छवि है, उनकी भगवा वाली छवि है और एकदम साफ सुथरी छवि है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है ऐतिहासिक जीत लेता है। अयोध्या से नहीं, यहां पर भेजा गया, स्वागत है उनका और ऐतिहासिक। हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, आप सोच नहीं सकते, निशब्द हैं हम लोग सब। मतलब गोरखपुर के आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग खुश नहीं, हम लोग बम हैं, खाली कहेंगे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। तो अनुपम, ये जो जय घोष है ये अभी से लगने शुरू हो गए हैं और ये सदर सांसद रवि किशन ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी एक सुर में यही कह रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत यहाँ से मिलेगी। भले ही पहला चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव विधानसभा का लड़ने जा रहे हो। अनुपम, इस सीट के इतिहास को जरा आप समझाने की हमें कोशिश कीजिए और जरा बताइए समीकरणों के लिहाज से गोरखपुर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का केस जिला है, ऐसे में यहां के साथ जो लगाव है उसका संदेश सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं, अवध में ही नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जाएगा। और क्यों बीजेपी ने उनको अयोध्या से न लड़ा करके गोरखपुर ही भरोसा जताया? अनुपम, इसके जो अयोध्या से ना लड़ने का जो मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण यह है कि अयोध्या से अगर वो लड़ते तो एक सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा पार्टी दे रही है उस पर यह कहा जाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। चूंकि योगी आदित्यनाथ पे हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुत्व का चेहरा है, फायर ब्रांड नेता है, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका जो प्रयास रहा सबका साथ सबका विकास, उसको उस मूल मंत्र को लेकर उन्होंने चला है जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र रहा है। तो शायद इसलिए भाजपा ने उनको अयोध्या से नहीं लड़ा। लेकिन अयोध्या से और गोरक्षनाथ मंदिर का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है, 3 पीढ़ियों से इनका बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। राम मंदिर आंदोलन में महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और खुद महंत योगी आदित्यनाथ ने बड़ी महती भूमिका निभाई है, जेल गए हैं, सजा काटे हैं, बहुत सारी चीजें की हैं और आज उसी पीठ के एक महंत के मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस कारण से अयोध्या से नहीं लड़ने का फैसला शायद पार्टी ने किया। दूसरी बात जो आपने गोरखपुर से कही, गोरखपुर से चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी जो विपक्ष, जो 2 बड़े नेता भाजपा को छोड़ के गए हैं वो गोरखपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करते थे, चाहे केशव मौर्य हो या फिर चौहान हो, ये दोनों गोरखपुर क्षेत्र से थे। अब इनको काउंटर गोरखपुर क्षेत्र से ही दिया जाएगा। अभी अब विपक्ष ये कहने लगा था या राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे थे कि गोरखपुर क्षेत्र में ही भाजपा कमजोर हो गई है। आपको रामगोपाल बने रहिए हमारे साथ। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से हैं। पवन, जिसका इंतजार था वो लिस्ट तो सामने आ गई और इनके में से कुछ नाम लगातार सुर्खियों में थे, उन नामों को न्यूज 18 ने दिखाया भी था। हमारी खबर पर एक बार फिर यहां पर मोहर भी लगी है, लेकिन अभी भी पहले चरण का एक नाम और दूसरे चरण में कुछ नाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। कब तक वो घोषित होंगे? क्या उन सीटों पर कोई मतभेद है? देखिए अनुपम, ये सवाल मैंने खुद ने ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूपी के चुनाव प्रभारी हैं उनसे पूछा था कि ऐसा क्या कारण रहा कि आप अभी दोनों चरणों के मिला के कुछ नाम 7-8 नाम आपने रोक लिए हैं, इनकी घोषणा कब होगी और इनको क्यों रोका गया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ अभी हमारी कुछ लोगों से और बातचीत चल रही है, तो ऐसे में उसके आधार पर अगले 1 से 2 दिन के अंदर इन सीटों पर नाम की घोषणा हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर अभी बीजेपी किसी ना किसी सियासी समीकरण को बिठाने में लगी हुई है और उसी के लिए ये 7-8 नाम उन्होंने पहले 2 चरणों के लिए रोके हुए हैं। क्योंकि मैंने साफ सवाल पूछा था कि आप
का जो गठबंधन है वो पूर्वांचल के सहयोगियों से है, चाहे वो अपना दल हो या निषाद पार्टी हो। पश्चिम में कोई अगर आपका सहयोगी दल अगर नहीं है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ दिन रुकिए, 1 से 2 दिन के अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। संभवतः बीजेपी किसी और छोटे दल के साथ बातचीत में है और उसके आधार पर ही बाद में इन दोनों सीटों पर फैसला लिया जाएगा। अगर पहले चरण की बात करें तो एक सीट पर अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गया है और दूसरे चरण में भी 7 से 8 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए गए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पुराने लोगों पर ही ज्यादा भरोसा जताया गया है लेकिन 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, यानी कि मैसेज बीजेपी ने दिया है भले ही टिकटों को काटकर कम संख्या कर दी है? लेकिन हमने अपने दर्शकों को पहले ही ये बताया था कि अब इस बार अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बहुत ज्यादा जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। सिर्फ जिनके बिल्कुल भी चांस नहीं होंगे किसी भी तरह से चुनाव जीतने के, सिर्फ उन्हीं का टिकट काटा जाएगा। अन्यथा अगर किसी के अगर थोड़े सा बहुत भी संभावनाएं हैं अगर चुनाव में जीतने की तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा। और यही परिणाम है कि 83 जो विधायक जो थे टोटल जो थे, अब सिटिंग जो विधायक थे इन सीटों पर, उसमें से 63 बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। पश्चिम से हमारे साथ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। उमेश, कहते हैं कि पश्चिम की हवा मेरठ से ही तय होती है और मेरठ जो कि क्रांति की धरती है वहां से ही सारे समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने 58 सीटों में से 57 सीटों के अपने कैंडिडेट फर्स्ट फेज के अनाउंस कर दिए हैं। क्या समीकरण और किस तरह से आप इन पूरे नामों को देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा अनुपम आपने। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक बयार बहती है वही पूरब तक जाती है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली समेत 11 जिलों में मतदान होना है और यकीनन जो लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित की गई है, अगर उन नामों पर चर्चा करें, खासतौर से कैराना की चर्चा करें, तो क्योंकि कैराना कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भी यहां पर आए थे और लगातार कई मुद्दे प्रखर हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दे उठाए थे। यहां बाबू हुकुम सिंह की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा नाम है कि कैराना से बाबू हुकुम सिंह जी की बेटी को टिकट मिला है, मृगांका को टिकट मिला है। मेरठ की नामों की अगर हम बात करें तो मेरठ में कुछ नाम परिवर्तित हुए हैं। जैसे मेरठ शहर की बात करें तो यहां पर कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया गया है और इसके अलावा सिवाल खास में नाम बदला गया है। जो सिटिंग विधायक थे उनका नाम बदल दिया गया है, वहां से मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया गया है और किठौर से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया गया है। मेरठ दक्षिण से सिटिंग एमएलए सोमेंद्र तोमर को टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट इस बार दिए हैं, सारे समीकरणों को देखते हुए दिए हैं। हर एक विधायक की मॉनिटरिंग की गई है और बाकायदा एक टीम ने इस पर जो है एक रिपोर्ट भी दी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभा सीटें हैं आकलन के बाद ही टिकट दिए गए हैं। और यकीनन जैसे मेरठ की बात की जाए तो यहां पर सिवाल खास के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कटा है और यहां से मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जितनी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं वहां पर विशेष तौर पर आकलन किया गया है और आकलन के बाद ही सीट्स दी गई है। जी बिल्कुल, अनामिका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनी हुई है। अनामिका, अगर हम देखें तो कास्ट सिनेरियो की जब यूपी में बात होती है, पहले फेज और दूसरे फेज में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में कास्ट सिनेरियो बहुत मायने रखता है, कास्ट के आधार पर ही सभी पार्टियों ने अपने टिकट डिक्लेयर किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर अपने प्रत्याशी बदले भी हैं और इमेज का भी खासतौर पर ख्याल रखा है। और देखिए बहुत सारे जो ऐसे नेता थे जो छोड़ करके बीजेपी को आरएलडी में गए, जैसे अवतार सिंह भड़ाना जो कि मीरा से विधायक है और उन्होंने परसों आरएलडी ज्वाइन कर लिया। ठीक इसी तरीके से कुछ नाम अगर बात की जाए तो बिलसी से जो विधायक थे राधाकृष्ण शर्मा, बिलसी से विधायक थे वो, लेकिन वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी चले गए। तो 4 से 5 नाम तो ऐसे ही थे पार्टी के पास जो चले गए थे किसी और दल में, और कुछ ऐसे थे जिनको लेके पार्टी को विश्वास नहीं था। लिहाजा बहुत कम संख्या है, 20 अगर टिकट कटे हैं 83 में से, तो मुझे लगता है कि कोई ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। हाँ, बेशक रिपोर्ट कार्ड की बात जो कही जा रही थी, पार्टी ने उसी फॉर्मूले को अपनाया है। जिनका रिपोर्ट कार्ड वाकई में बहुत खराब था उसको टिकट नहीं दिया गया। हुकुम सिंह कैराना से जो विधायक रहे थे इसके पहले और एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित थे, उनका निधन हो चुका है और उनकी बेटी मृगांका उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर आगे बढ़ रही उत्तराधिकारी के तौर पर। जो पलायन का मुद्दा था उठाने वाले वो नेता हुकुम सिंह ही थे, जिसके बाद वेस्ट यूपी में पलायन का मुद्दा काफी ज्यादा आगे बढ़ चला।
उस भी चीज को यहाँ पे काउंटर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी पार्टी ने फूक फूक कर कदम रखा है। किसी भी नए प्रत्याशी को बहुत ज्यादा और बहुत फ्रेश चेहरे को लाने से पहले जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर वो ये है कि टिकट तो काटे गए थोड़े बहुत, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता है और जो पुराने नेता है उन पर उनका विश्वास बरकरार है अभी तक। तो ये बड़ी बात यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत बाजपेयी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले चुनाव में 58 सीटें हैं, 57 पर टिकट डिक्लेयर करती हैं। सिर्फ एक अलीगढ़ शहर की सीट जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के संजीव राजा विधायक हैं और उनको कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है, उनके नाम का ऐलान या उस सीट पर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और तमाम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।